हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कक्षा 10 गणित की। और सबसे पहली प्रश्नावली है जो वास्तविक संख्याएं, उसमें हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड और एचसीएफ, एलसीएम, इनसे संबंधित सारे क्वेश्चन करेंगे। तो एनसीईआरटी की प्रश्नावली 1.1 हम लोग पूरी हल करेंगे इस वीडियो में। तो बच्चों, बने रहिए हमारे साथ और देखिए कितनी आसानी से हम लोग इस प्रश्नावली को हल करते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर होंगे इस वीडियो में। तो बिल्कुल बेसिक से लेकर के मैं आप लोगों को समझाऊंगा। पहली जो प्रश्नावली है, इसमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा मूल रूप में देखते हैं कि इसके लिए क्या हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो बच्चों, अभाज्य गुणनखंड जब भी हम करते हैं किसी के, आप लोगों ने किए होंगे कक्षा 8-9 में, तो हमें सबसे पहले गुणनखंड में ज़रूरत पड़ती है कि ये संख्या किससे विभाजित होगी। तो हम देखते हैं 2 से विभाज्यता। 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी। देखो, कोई भी संख्या है जिसके अंत में यानी कि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 ये अंक आ जाएं यदि इकाई के स्थान पर, वो संख्या 2 से अवश्य विभाजित होगी। यानी 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है। मान लीजिए 330 है, तो अंत में 0 आया है तो वो 2 से जरूर विभाजित होगी। 476 है, अंत में 6 आया है तो विभाजित होगी। 512 है तो ये भी 2 से विभाजित होगी। इसी तरीके से कोई भी संख्या आप ले लीजिए जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से अंक आएंगे, वो 2 से विभाजित हो जाएगी। देखिए, अभी आप लोग जब प्रश्नावली हल करेंगे तो इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। अभी 3 से विभाज्यता भी देख लेते हैं कि 3 से कौन सी संख्याएं विभाज्य होंगी। देखिए, जिन संख्याओं के अंकों का योग, यानी जो संख्या है दी, उनके अंकों का योग, संख्याओं के अंक जो हैं उनका योग, अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए। 3 से विभाजितता के लिए अंकों का योग कर लीजिए और वो 3 से विभाजित हो। तो 3 से विभाजित हो तो वो सभी संख्याएं क्या होती हैं, 3 से विभाज्य होती हैं। उदाहरण स्वरूप हम लोग देखते हैं, जैसे कोई भी संख्या दे रखी है, मान लीजिए कोई संख्या दे रखी 1, 2, 3, तो इसमें अंकों का योग क्या आएगा, 1 + 2 + 3 बराबर कितना आ जाएगा, 1, 2, 3 और 3 6। अब ये 6 देखिए 3 से कट जाती है, विभाजित है, तो इसका मतलब ये जो 123 है पूरी संख्या, वो 3 से अवश्य ही विभाजित होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसी तरीके से कोई भी संख्या है, मान लीजिए 3174 है। अब इसी को देखते हैं हम, 3, 1, 4, 7, 11 और 4, 15, योग कितना आया अंकों का, 15, और 15 3 से विभाजित है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके से 4 से विभाजिता कैसे देखते हैं। 4 से विभाजिता देखने के लिए संख्या के अंतिम 2 अंक, जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। 4 से विभाजित होने चाहिए। कैसे, देखिए, मान लीजिए कोई संख्या है 35,784। अब इसके अंत में कितना आया है, 2 डिजिट में 84, और 84 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये 4 से विभाजित है, तो ये संख्या पूरी क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। इसी तरीके से कोई भी संख्या लें, उसके अंतिम में जो अंक हैं, मान लीजिए 4, 5, 3, 2, 0। अब इसके अंतिम 2 अंक हैं, 20 है, तो 4 पंचे 20, ये 4 से विभाजित है, इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। कोई संख्या है 5, 1, 3, 7, 7, 2। अब अंतिम 2 अंक देखेंगे, 7 और 2 है, ये देखेंगे यदि 4 से विभाजित है, 4 एकम 4 और 4 अठे 32, 18 चक्कू 72, ये भी आपको आता होगा। तो फिर ये संख्या पूरी की पूरी क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। इसी तरीके से 5 से विभाजिता तो बहुत ही सरल होती है।
आप लोग जानते हैं संख्या के अंत में 0 या 5 आना चाहिए। संख्या के अंत में यानी इकाई के स्थान पर 0 हो अथवा 5 हो, वो संख्या सभी क्या होती हैं, 5 से विभाजित होती हैं। चाहे कोई भी संख्या ले लीजिए आप, 4, 3, 5, 0, 7, 8 और अंत में 5 है, तो इसका मतलब ये 5 से जरूर विभाजित होगी। इसी तरीके से 3, 1, 7, 7, 0। अब 0 आ गया इकाई के स्थान पर, तो ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। यानी 5 से विभाज्यता के लिए हम अंत में देखेंगे इकाई के स्थान पर यदि 5 आ रहा है या फिर 0 आ रहा है तो वो संख्या जरूर 5 से विभाजित होगी। तो आगे चलते हैं, हम लोग एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए कई संख्याएं दी हैं, 140 है, 156 है, 3825 है, 5005 है और 7429 है। तो इनको हम एक एक करके अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड पहला क्वेश्चन जो है तो इसमें कौन सा है, 140। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है और मैं बहुत ही आपको बेसिक से समझाऊंगा। तो देखिए इस संख्या को जब भी हम संख्या का विभाजित करें तो विभाजित करने से पहले देखें, सबसे छोटी संख्या से पहले विभाजित करें तो सबसे छोटी 2 से विभाजित करेंगे। तो पहले देखेंगे अंत में 0 है, इसका मतलब ये 2 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 से देखते हैं, 2 सती 14, 2 0। इसके बाद में फिर अभी 0 है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 3 6 और 2 पंचे 10। इसी तरीके से 35 आ गया। अब ये संख्या 5 3 8 योग है, 3 से भी नहीं विभाजित होगी, 2 से तो नहीं ही विभाजित होगी, तो फिर 4 से भी नहीं विभाजित है, तो 5 से देखते हैं, 5 सते 35। फिर ये 7 एक अभाज्य संख्या है तो ये स्वयं से ही विभाजित होगी, 7 एकम 7। तो इस तरीके से इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड को हम इस तरीके से लिखेंगे, 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब इसमें देख लेंगे 2 बार आया हुआ है, इसका मतलब 2 की पावर क्या रखेंगे, 2। 5 एक बार है और 7 भी एक बार है। एक पावर को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, जब कोई संख्या एक बार लिखी होती है तो उसकी पावर सदैव एक होती ही है। मैं बिल्कुल बेसिक से बेसिक आपको समझाऊंगा, आप ध्यान से देखिए। यदि आपने गणित पहले अच्छे से नहीं पढ़ी है तो भी आपको समझ में आएगा। दूसरी संख्या देखिए आप लोग, 156। इसको भी अंत में 6 है तो 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 सती 14, 1 बचा 2 अट्ठी 16। इसके बाद फिर से 8 है, 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 का पहाड़ा लगाएंगे, 2 तिहाई 6 और 1 बचा 1 8 18, 2 9 18। अब अंत में 9 है तो देखिए ये 2 से विभाजित नहीं होगी, तो हम देखेंगे 9 3 12 होता है, इसका मतलब ये 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 एक कम 3 तिहाई 9 और 13 फिर एक अभाज्य संख्या है तो ये स्वयं से विभाजित होगी। तो इसके गुणनखंड क्या आएंगे, इसके गुणनखंड आएंगे 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो इस तरीके से ये 2 संख्याओं के गुणनखंड हो गए। अब हम अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या है बच्चों 3825। देख लेते हैं इसको भी। इसमें देखिए अंत में 5 है तो हम देखेंगे कि 3 से विभाजित होगी कि नहीं। 8 3 11, 2 13 और 5 18, तो 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 एक कम 3, 3 दूना 6 और 2 बचा 3 सते 21, 1 बचा 3 पचे 15। फिर हम इसको 3 से देखेंगे, अभी 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 चक्कू 12, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। देखिए स्टेप बाय स्टेप सीखते रहिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद ये 3 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि 4 2 6 5 11 होता है। तो अब हम इसको अगली संख्या से देखेंगे 5 से। देखिए 5 है अंत में, इसलिए 4 से हमने ट्राई नहीं किया। जो संख्या 2 से पहले नहीं कटी तो अब 4 से नहीं कटेगी, तो 5 से देखेंगे, 5 अट्ठे 40, 2 बचा
और आगे 5 है तो पचम 25। इसी तरीके से फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सते 35 और अब 17 आ गया। तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि 17 भी एक अभाज्य संख्या है, तो वो स्वयं से ही विभाजित होगी, 17 एकम 17। तो इस तरीके से 3825 बराबर क्या आएगा, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। इसको पावर के रूप में लिखेंगे, घात के रूप में लिखेंगे, तो क्या आएगा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणे 17। देखिए बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं पावर वगैरह, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और भी बेसिक सीखना है तो आप मेरे पुराने वीडियोज में देख सकते हैं। मैंने 0 लेवल से गणित की शुरुआत की है, उसमें 2 वीडियोज हैं जिसमें मैंने पूरा बेसिक जितना है, बिल्कुल बेसिक से बेसिक मैंने समझाया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। तो अगली संख्या देखते हैं बच्चों, 5005। 5005 जो है उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो अंत में देखिए 5 है, तो 5 और 5 का योग भी 10 होता है, 3 से नहीं कटेगा, तो हम सीधे 5 से इसको विभाजित करेंगे। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। देखिए विभाजित करते समय ये भी ध्यान रखते हैं कि जब हम 5 से विभाजित करें, यानी 2 से संख्या नहीं विभाजित हुई, 3 से नहीं विभाजित हुई, तो फिर वो 6 से भी नहीं विभाजित होगी। तो अगली संख्या हम 7 से ट्राई करते हैं, 7 से विभाजित भी हो जाएगी। 7 एकम 7, 7 और 3 10, 3 हुआ, आगे 0 है, 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा 21, 7 तिरिक 21। अब देखिए यदि आपको ये बेसिक में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो आप इसको भाग करके भी देख सकते हैं। 7 से इसको भाग करिए और देखिए, फिर आप जब रिवीजन करेंगे धीरे धीरे तो करना गुणनखंड आप सीख जाएंगे। इसके बाद जब 143 है तो ये अब 7 से भी विभाजित नहीं होगी। जब संख्या 7 से विभाजित ना हो, फिर वो 8 से भी नहीं हो रही है, पीछे किसी संख्या से नहीं हो रही है, तो 9 से भी नहीं होगी, 10 से भी नहीं होगी, तो फिर 11 से देखेंगे। 11 एकम 11 और 3 14, 3 3 33, तो 11 3 33। अब 13 आप पहले से ही जान रहे हैं कि अविभाज्य संख्या है, तो 13 एकम 13 वो स्वयं से विभाजित होगी। तो इसके गुणनखंड क्या आएंगे, 5005 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो ये आपके जो है अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। इसके बाद एक पार्ट और है, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में ये कभी कभी पूछा भी जाता है, 7429। अब इसको जब विभाजित करते हैं तो देखिए इसको आप लोग ट्राई करिएगा, पहले 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं, 5 से तो कट ही नहीं सकता है, तो फिर 7 से देखेंगे तब भी नहीं कटता है, 11 से नहीं कटेगा, 11 के बाद फिर हम चेक करते हैं 13 से, और 13 से भी जब संख्या नहीं विभाजित होती है तब फिर हम उसे 17 से चेक करते हैं, तो ये 17 से कट जाएगी। देखिए कैसे, 17 का पहाड़ा, देखिए पहाड़े तो आपको 20 तक याद होने ही चाहिए बच्चों, क्योंकि यदि पहाड़े याद नहीं है तो कैसे गणित करेंगे। 17 चक्कू 68 और 68 और 6 74, 6 बचा, आगे 2 है 62 हो गया, तो 17 तियाँ 51 लगाएंगे, 51 और 11 62 होता है, 11 के आगे 9 है 119 हो गया, 17 सत्ती 119। अब 437 है, अब ये संख्या 17 से नहीं कट रही है, तो अब हम इसको 19 से विभाजित करेंगे, 19 से कट जाएगी, 19 दूना 38 और 5 बचा, 5 7 57, 19 तियाँ 57। अब 23 है, 23 भी एक अविभाज्य संख्या है, तो 23 एकम 23, 23 भी किसी से विभाजित नहीं होती है स्वयं और एक के अलावा। तो इसके अविभाज्य गुणनखंड क्या होंगे मित्रों, 7429 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। इन सभी गुणनखंड के अंत में हम गुणा 1 भी लिख सकते हैं, जनरली लिखते नहीं हैं, लेकिन अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे जब हम लोगों को ऐसा करना पड़ेगा। तो बच्चों पहला क्वेश्चन हल हो गया, संभवतः आप लोगों की समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा, और फिर भी यदि कोई डाउट है
और भी बेसिक आप समझना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको समझाने की हर संभव कोशिश करूँगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो देखिए, सबसे पहले तो एचसीएफ और एलसीएम जान लेते हैं। संभवतः आप लोग जानते होंगे, लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूँ कि आपको नहीं भी आता है तो कोई शंका की बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम सबसे पहले देखते हैं एचसीएफ क्या होता है। देखिए, एचसीएफ हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जो मासा महत्तम समापवर्त। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त। और इसी तरीके से एलसीएम क्या है? एलसीएम जिसको हम लोग लासा भी जानते हैं, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। देखिए, मल्टीपल्स ये लघुत्तम समापवर्त होता है। अब देखिए, हम लोग क्वेश्चन हल करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि 26 और 91। पहला जो पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का, वो है 26 और 91। तो इसमें हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। देखिए, एचसीएफ और एलसीएम निकालने की दूसरी भी विधियां हैं, शायद आप लोगों ने सीखी होंगी। यदि नहीं तो मेरे पुराने वीडियो जाके देखिएगा, मैंने इसमें बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया है। अभी हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे। तो कैसे अभाज्य गुणनखंड करना हम लोगों ने भी ऊपर सीखा है, पहले क्वेश्चन में किया है। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा, 2 एक कम 2 तिया 6, और फिर 13 एक कम 13। इसी तरीके से 91 का भी करेंगे, 91 का। तो ये संख्या 7 से जाके कटेगी, 7 एक कम 7 तरीके 21, और फिर क्या आएगा 13 एक कम 13। अब एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए बहुत ध्यान दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, सिंपल सा है। हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, 26 के जो भी गुणनखंड हैं 2 गुणा 13, और 91 बराबर क्या आएगा 7 गुणे 13। ये भी हम लोगों ने इसके अभाज्य गुणनखंड किए हुए हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या होता है कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं, जो कॉमन है दोनों में, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर कॉमन कितना है 13 है, और इसकी जो पावर होती है उसे हम लोग लेते हैं जो न्यूनतम पावर होती है। तो यहाँ तो पावर बराबर है, 13 की घात 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है। तो HCF बराबर कितना आ जाएगा 13। और LCM क्या आएगा? LCM आएगा मित्रों, जो कॉमन फैक्टर है उसकी अधिकतम पावर। तो यहाँ पे चूंकि एक ही पावर है तो 13 हो जाएगा, और जो बच रहा है इसके बाद वो सब गुणा में लिखेंगे, 13 गुणा 2 गुणा 7। तो इनकी गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 14 और 13 की जब गुणा करेंगे तो ये आप लोग गुणा करके देख सकते हैं 182 आएगा। ठीक है, तो ये 182 LCM आ गया और HCF आ गया 13। अब क्या करना है हमें? अब इस क्वेश्चन में बोला है कि जांच करनी है। तो जांच कैसे करेंगे? लिखेंगे जांच, और एक सूत्र आपको याद रहना चाहिए, क्वेश्चन में ही दे रखा है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF और LCM के बराबर है। संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। यही हम लिखेंगे। संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो देखो बच्चों, संख्याएं हैं 26 और 91, गुणन में लिख देंगे, बराबर HCF आपने अभी निकाला है 13 आया है, और LCM कितना आया है 182, 182। तो 26 और 91 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? जितना आएगा 13 और 182 की गुणा करेंगे। देखिए, गुणा करना संभवतः आप लोगों को पता होगा,
लेकिन यदि नहीं है तो मैं आपको बता दूं 26 गुणा 91 करेंगे तो 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है 2, और 9 से करेंगे तो पहली संख्या के नीचे क्रॉस लगाते हैं, ये तो बहुत छोटी कक्षाओं में सीखते हैं। और 9 छाक 54, यहाँ पे 4 लिख दिए, 5 आ गया, 9 दूनी 18, 18 और 5 23, तो ये आ गया 6, 4 2 6, 3 और 2, 2366। तो ये जब हम गुणा करके लिखेंगे तो 2366 और बराबर, देखिए 13 का पहाड़ा संभवतः आपको याद होगा, 13 दूनी 26, हासिल आ गए 2, और 13 अट्ठी 104 और 2 106, हासिल आ गए 10, 13 एकम 13, 13 और 10 23। तो देखिए LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS। इसी तरीके से एग्जाम में आपको लिखना है और यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, यानी कि ये सिद्ध हो गया कि बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर है, इसलिए ये जांच पूरी हो गई कि ये दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर है। अगले पार्ट में जो संख्याएं हैं वो हैं 510 और 92, तो इनके भी गुणनखंड करेंगे। 510 का गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा पहले, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 255 आ गया। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 5 5 10 2 12, तो 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, 1 25, 3 पचे 15, और 85 जब आ जाता है तो आप लोग जानते हैं ये 5 से कटता है, 5 एकम 5 सत्ते 35। देखिए जब गुणनखंड आप करते जाएंगे तो बहुत सा आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि कौन संख्या किससे कटेगी। 17 एकम 17, तो अब इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब दूसरी संख्या हम लोग देखेंगे 92 है, 92 के भी गुणनखंड करेंगे, 2 से कट जाएगा 2, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, और 23 आ गया जो कि एक अभाज्य संख्या है, वो किसी से नहीं कटेगी, 23 एकम 23, तो इसको हम लोग लिख देंगे इसी के नीचे 92 बराबर 2 की पावर 2। देखिए 2 2 2 बार आया है तो 2 की पावर 2 गुणा में 23। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें HCF निकालना है, तो हम देखेंगे कॉमन फैक्टर्स देख लेंगे, कॉमन फैक्टर्स यही हैं और कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो HCF बराबर क्या होगा इसका, HCF बराबर हो जाएगा, देखिए HCF में जो न्यूनतम घात होती है वही लेते हैं, तो 2 की यहाँ पर 2 पावर है, 2 घात है, और यहाँ पर घात है 1, तो हम न्यूनतम अर्थात 1 घात लेंगे, तो 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है 2। और LCM क्या होगा इसका, LCM में क्या करते हैं कि जो कॉमन फैक्टर होता है उसकी अधिकतम घात लेते हैं। अब यहाँ पर अधिकतम घात 2 में कितनी है 2, तो इसको ले लेंगे 2 की पावर 2 गुणा में जितना बचा हुआ है सब लिख लेंगे एक तरफ से, 3 5 17 23, यानी 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणा 23, और इनकी जब हम गुणा करेंगे तो 2 की पावर 2 है, तो 2 दूना 4, 3 12, पंचे 60, थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे आसानी रहेगी, 17 गुणा 23, और इसकी जब गुणा करेंगे तो देखिए ये 0 है, ऐसे ही आ जाएगा, और 17 छक्का 102, यानी 1020 गुणा में 23। अब इसके बाद आप चाहें तो इसको गुणा कर सकते हैं जैसे भी हम लोगों ने पीछे किया था, और यह हमारे साथ देखिए 23 का 0 से गुणा होगा तो क्या आएगा 0, 23 दूना 46 के 6, और फिर 0 है तो ये 4 आ गया, और 23 एकम 23, तो 23,460, ये इसका आ गया LCM। HCF आया है बच्चों 2। इन दोनों चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे, और अब हम करेंगे इसकी जांच। यहाँ पर देख लीजिए, लिखेंगे जांच
और सूत्र लिखेंगे। देखिए जो भी सूत्र लिखना है हम लोगों को वो हम हर बार लिखेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है? 510 गुणा में 92 बराबर HCF अभी निकाला है बच्चों 2 आया है, LCM कितना आया है? 23,460। अब हम इनकी गुणा कर लेंगे। देखिए 2 से गुणा करने में तो कोई समस्या नहीं है, 2 का पहाड़ा सबको आता है। 2 जीरो 0, 2 छंग 12, 1 हासिल आया, 2 चक्कू 8, 1 9, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, 46,920। और 510 और 92 की गुणा करके हम देख लेते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इतना जो है, लेकिन हम सोचते हैं कि आपने यदि पहले से ज़्यादा नहीं पढ़ाई की है तो भी आपको समझ में आए। 2 जीरो आ गया, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, फिर 9 से गुणा करेंगे तो जीरो आएगा, पहली संख्या के नीचे क्रॉस रहेगा। 9 एक कम 9 और 9 पचे 45, जोड़ देंगे इसको तो 0, 2, 9, 6 और 4, 46,920। यहाँ पर लिख लेंगे 46,920। देखिए जो लेफ्ट हैंड में है वही राइट हैंड में है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये क्या हो गया? जांच में सिद्ध हो गया कि ये सही है, दो संख्याओं का गुणनफल और लासा और मासा का गुणनफल समान है। अब हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। अगला पार्ट है इसका 336 और 54। कितना है? 336 और 54। तो पहले 336 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 336 अंत में 6 है तो 2 से जरूर कटेगा। 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठी 16, अभी 8 है फिर 2 से कट जाएगा। 2 अट्ठी 16, 2 चक्कू 8 और फिर 2 से कटेगा। 2 चक्कू 8, 2 दूना 4 और फिर 2 से कटेगा। 2 दूना 4, 2 एक कम 2, अब 2 से नहीं तो 3 सते 21 होता है और 7 तो स्वयं से ही कटती है, 7 एक कम 7। इसी तरीके से 54 का भी कर लेंगे तो क्या आएगा भैया? 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, 2 सती 14, फिर अब 2 से नहीं कटने वाला है तो 3 नवा 27, 3 तिहाई 9 और 3 एक कम 3। अब यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि 336 बराबर 2 की पावर कितनी रहेगी बच्चा? 1 2 3 4, 4 बार है तो 2 की पावर 4 हो गई, गुणा में 3 और फिर गुणा में 7। इसी तरीके से इसमें 54 बराबर 2 की पावर 1 रहेगी, 1 बार है तो 2 गुणा 3 की घात 3। अब देखिए ये हमारे फैक्टर्स आ गए हैं, जब अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं तो हम इसमें कॉमन फैक्टर्स देख लेंगे। कॉमन फैक्टर कौन कौन है? 2 है और ये 3 है। अब हमें ध्यान रखना है कि HCF बराबर क्या होगा? HCF बराबर जो कॉमन फैक्टर है उसकी कम पावर। सबसे छोटी पावर कौन है? ये। तो सबसे छोटी पावर इसकी है 1, तो ये लिख देंगे। गुणा में यहाँ पर भी छोटी पावर कौन सी है? 3। 1 पावर है तो 3 आ गया, तो HCF आ गया आपका 6। LCM भी देख लेते हैं। LCM बराबर, LCM में क्या है? जो अधिकतम पावर हो कॉमन फैक्टर्स की, तो 2 की पावर 4, यहाँ पर आएगा 2 की पावर 4 गुणा में 3 की पावर 3 और बचा क्या है? 7। इनका आपस में गुणा कर देंगे, LCM आ जाएगा। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और ये 3 की पावर 3 का मतलब है 3 तिहाई 9 तिहाई 27 और 7। अब 16 सत्ती हमको मालूम होता है, 16 सत्ती कितना होता है? 112 और फिर 27,
112 और 27 की गुणा कर लेंगे तो ये आएगा यहाँ पर 3024। ये आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा। तो एलसीएम हमारा आ गया 3024, ध्यान रखिएगा, और एचसीएफ आ गया है 6। अब हम इसकी जांच करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर ऐसे जांच। देखिए इस तरीके से जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे, अभी से इसी तरीके से नोट्स बनाएंगे, आदत डालेंगे, तो एग्ज़ाम में फिर यही आदत रहेगी तो अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। और मैं तो कहता हूँ कि आप लोग बहुत मेहनत करिए। अभी से यदि आप संवर गए, सुधर गए, तो फिर आगे आपको रोकने वाला कोई नहीं है। इसलिए मेहनत करिए बच्चों। दो संख्याओं का गुणनफल, अभी से मैंने ये वीडियोज बनाने शुरू कर दिए हैं। आपको कहीं किसी भी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को पूरा कोर्स मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। आप लोग इसी चैनल पे देख सकते हैं, फ्री ऑफ कास्ट, कोई भी शुल्क नहीं है। बस आप लोगों को यदि वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही अगला वीडियो आता है तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो देखो बच्चों, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है? 336 है एक संख्या और दूसरी है 54, बराबर एचसीएफ कितना आया हुआ है? 6 आया है। एलसीएम आया है हमारा 3024। अब इनकी गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 के 4, हासिलाए 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14 के 4, हासिलाए 1, 6 जीरो 0 1 हो गया, 6 तियाँ 18, 18,144। अभी हमें 336 और 54 की गुणा करनी बकाया है, तो मैं आप लोगों को वो भी करके बताता हूँ। 336 गुणा में 54, और ये गुणा भाग जरूर करिए आप। जितनी ज़्यादा गुणा भाग करेंगे उतना ही आप जो है स्किल्ड होंगे, आपकी कुशलता बढ़ेगी। 4 छंग 24 के 4, हाथ चलाए 2, 4 3 12, 2 14, 4 3 12 और 1 13। फिर क्रॉस हो गया, 5 छक्का 30, 5 तिहाई 15 और 3 18, 5 तिहाई 15 और 1 16। जोड़ लीजिए इसको, 4 आया, 4 आया, 8 3 11, कैरी फॉरवर्ड हो गया 1, तो 1 1 2 6 8 और 1। देखिए 18,144 आ गया। लिख देंगे, दोनों साइड बराबर हैं तो हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। इतनी जांच करनी थी, हो गई है। अब ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोगों ने यही किया है और तीसरे में भी यही करना है। बस संख्याएं यहाँ पर क्या हैं कि तीन संख्याएं हैं, 12, 15 और 21। यहाँ 17, 23, 29, 8, 9 और 25। ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। देखिए आप लोगों के एनसीईआरटी में काफ़ी कम सिलेबस कर दिया गया है, तो अब जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो एक एक क्वेश्चन आप लोग तैयार करिए ताकि आपको अच्छा स्कोर मिले। तो पहला जो पार्ट है इसका बच्चों, वो है 12, 15 और 21। तो देखिए इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग। 12 का करेंगे, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। 15 का भी कर लेंगे, 3 पचे 15, 5 एकम 5। और इसी तरीके के 21 का, ये भी 3 से कटेगी, 3 सते 21 और 7 एकम 7। अब इन तीनों से हमें HCF और LCM निकालना है, तो बहुत ही आसान है। यहीं पर देख लेते हैं आगे। 12 बराबर कितना आया है? 2 की घात 2 गुणा 3। अब 15 बराबर कितना आया है? 3 की घात 1 और 5 की घात 1। देखिए इसकी सीध में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, 3 गुणा में 5, क्योंकि हम जब कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे तो आसानी रहेगी। इसके बाद में है 21, तो 21 बराबर क्या आया है?
3 गुणा में 7। अब हमें जब HCF देखना है या LCM देखना है तो पहले हम जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको मिला लेंगे। तो यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा, HCF बराबर, देखिए जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनमें सबसे कम पावर, यहाँ पे सबकी पावर बराबर है तो एक पावर है, तो यानी कि वही हो गया क्या, HCF। और LCM बराबर जो मैक्सिमम पावर होती है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर भी एक ही है तो हम उसको लिख लेंगे, गुणा में 2 की पावर 2 है इसे लिखेंगे, गुणा फिर क्या बचा है 5 है, फिर क्या है 7 है, जितना भी बचा है सब हम लोग लिख लेंगे और गुणा कर लेंगे। तो 3 गुणा 2 दूना 4 पंचे 20 सत्ती 140 और इनका भी गुणा कर देंगे तो 14, ये देखो जीरो हमने लिख लिया यहाँ, 14 तियाँ 42, कितना आ गया 420, संख्या आ गई है 420। तो ये है हमारा LCM और 3 आया है HCF। अगला पार्ट देखेंगे इसका, अगला पार्ट है 17, 23 और 29। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, देखिएगा आप लोग ध्यान से इसको, 17, 23 और 29, ये इसका सेकेंड पार्ट है। तो अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि 17, 23 और 29, जहाँ तक आप जानते होंगे शायद कि ये तीनों संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए कि जब अभाज्य संख्याएं होती हैं तो अभाज्य संख्याओं का HCF सदैव 1 होता है और उनका जो LCM होता है वो उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो हम लोग देखेंगे, देखिए 17 के गुणनखंड करेंगे 17 से ही कटेगा, 17 एकम 17। इसी तरीके से 23 का भी करेंगे तो क्या आएगा 23 एकम 23, और इसी तरीके से 29 का क्या आएगा 29 एकम 29। अब ये तीनों के गुणनखंड आ गए तो हम इनको लिखेंगे, देखो 17 बराबर क्या आया है, 17 गुणा में कुछ है नहीं तो 1 है तो 1 लिख लेंगे। 23 बराबर क्या लिखेंगे, 23 गुणा में 1 लिख लेंगे। और 29 बराबर क्या लिखेंगे, 29 गुणा में 1। वैसे तो इन जनरल में हम लोग 1 नहीं लिखते हैं, लेकिन 1 सबका गुणनखंड होता है तो इसे हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। अब हमें इसमें बताना है HCF और LCM। तो देखिए यहाँ पर ये जो 1 है वही कॉमन फैक्टर है, तो HCF बराबर 1 ही आ जाएगा और LCM बराबर 1 है, इसके गुणा में जो बचा है सब लिख लेंगे। तो 17 गुणा 23 गुणा में 29। अब इन तीनों की गुणा कर लेंगे। अब हमने बहुत गुणा करके आप लोगों को बताई है, शायद आप लोग समझ गए होंगे। गुणा करेंगे जब तो यह आ जाएगा 11,339। यही हमारा आंसर होगा, LCM होगा और HCF कितना होगा 1। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है तो ज़रूर इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एक लास्ट पार्ट है इसका, उसको भी कर लेते हैं भी। देखिए 8, 9 और 25, इसके भी गुणनखंड करेंगे। 8 के गुणनखंड करेंगे तो कितने आएंगे, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4 और फिर 2 एकम 2। इसी तरीके से 9 का करेंगे तो ये 3 से कटेगा, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। इसी तरीके से 25 का करेंगे तो ये भी 5 से कटेगा, 5 25 और 5 एकम 5। अब हम तीनों को लिख लेंगे। 8 बराबर कितना आया है, 2 की पावर 3, ये आया है 8 के गुणनखंड। 9 के गुणनखंड क्या आएंगे, 3 की पावर 2, और 25 के गुणनखंड क्या आए हैं, 5 की पावर 2। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई कॉमन फैक्टर है क्या, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम लोग इन सबके गुणा में 1 लिख सकते हैं।
अभी पीछे भी हम लोगों ने किया है इस तरीके से। तो यही कॉमन फैक्टर होगा 1, तो HCF बराबर क्या आएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। और LCM जो होगा, LCM बराबर होगा 1 गुणा में 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। तो ये 2 की पावर 3 का मतलब है 2 दूना 4 दूना 8 और 3 तिहाई 9 और 5 25। अब इन तीनों का जब गुणा करेंगे तो देखिए 25 अट्ठे कितना होता है बच्चों, 200 होता है, गुणा में 9। अब 9 की 0 0 जितने भी हैं वो 0 पहले हम लगा लेंगे, 9 दूना 18, तो कितना आ गया 1800 आ गया आपका LCM। और HCF कितना आया है 1। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, HCF 306,657 बराबर 9 दिया है, LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। देखिए ये बता रहा है कि ये जो HCF है ये किसका है, 306 और 657 का है। कितना है, 9 है। और LCM ज्ञात करना है इन्हीं संख्याओं का, 306 और 657। यानी जो ब्रैकेट्स में दी हुई हैं ये दो संख्याएं हैं और ये इसका HCF है और LCM हमें ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है एग्जाम में। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि जो हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है, ज्ञात है। इस तरीके से क्वेश्चंस में लिखने से नंबर एग्जाम में अच्छे मिलते हैं। ज्ञात है हमें कि एक संख्या जो है, प्रथम संख्या करके लिख देंगे इसको, ये है 306। और दूसरी संख्या कौन सी है, दूसरी संख्या दे रखी है 657। तो ये दोनों संख्याएं हमको दे रखी हैं। इसके अलावा हमें दे रखा है HCF बराबर 9 और LCM हमें इसका ज्ञात करना है। तो देखिए फार्मूला क्या है इसका, फार्मूला है बच्चों कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। अभी हम लोगों ने किया है पीछे। तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं मित्रों, 306 गुणे 657 है बराबर HCF 9 है इंटू LCM है। तो LCM बराबर क्या होगा, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, अच्छा 9 इंटू LCM बराबर, देखिए ये जो दो पार्ट हैं बराबर के, यानी कि इसको यदि पूरे पार्ट को चाहे हम इधर रखें और चाहे ये इधर रखें, ये बराबर का मतलब है जैसे तराजू होता है वो बराबर होता है, किसी भी तरफ आप बाट रखिए, किसी भी तरफ सामान रखिए वो वही रहता है। तो इसी तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं 306 गुणे 657। अब LCM बराबर, देखिए पक्षांतर करने में यदि आपको समस्या है तो प्लीज़ आप जाके मेरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। 0 लेवल से गणित बेसिक लेवल मैंने बिल्कुल समझाया है उसमें। ये जो 9 है यहाँ गुणा में, ये कहाँ चला जाएगा, बटे में। बाकी वैसे यहाँ पर भी मैं आपको इतना आसानी से समझाऊंगा कि एक एक चीज़ क्लियर होगी आपको। ये गुणा में है तो बटे में आ जाएगा। अब 9 से इसको काट देंगे, चाहे जिस संख्या को भी काटें तो ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी, क्योंकि HCF का मतलब ही यही होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये, दोनों संख्याएं इससे विभाजित हो जाएंगी। 9 एकम 9, 9 तियां 27 और 3 30, 9 चौके 36। तो बराबर क्या आएगा, 34 गुणे 657। अब कहिए तो मैं इसकी गुणा कर देता हूँ। देखिए 657 गुणा में 34, 4 सते 28, हाँ चलाए 2, 4 पंचे 20, 2 22, हाँ चलाए 2, 4 छंग 24 और 2 26, 3 सते 21, 2 आए 3 पचे 15 और 2 17, 1 आया 3 18 और 1 19। जोड़ देंगे 8 3 7 6 13, 9 2 11, 1 12 और 1 1 2।
कितना आ गया मित्रों, 22,338। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 22,338। एलसीएम आ जाएगा जो हमें ज्ञात करना था। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से आप लोग देखिएगा, एग्जाम में आता है, इसका एक उदाहरण भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इस क्वेश्चन को पहले आप समझ लीजिए। कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, यानी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। थोड़ा सा मैं इसको आपको डिटेल में बताता हूँ कि 6 की पावर n यदि हो तो क्या जो है वो संख्या 0 पर समाप्त होगी, यानी कि ऐसी कोई संख्या जो कि 6 की जो पावर है वो n हो, 6 की पावर n हो, और वो संख्या ऐसी हो कि कुछ कुछ करके अंत में 0 आता हो। तो ऐसा हमें देखना है। तो इसके लिए एक चीज़ आप देख लीजिए कि यदि संख्या का गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n रूप में होता है, यानी इस रूप में यदि कोई भी गुणनखंड होता है तो संख्या कैसी होती है, तो संख्या 0 पर समाप्त होती है, ये शर्त है इसकी। तो ये संख्या 0 पर समाप्त होगी। देखिए इस चीज़ को आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 का है। इस चीज़ को जब आप नोट करे रहेंगे तो ये आपको एग्जाम में भी लिखना होगा इसी तरीके से। अब हम देख लेंगे कि कितनी है, 6 दिया हुआ है, तो 6 के हम पहले गुणनखंड करेंगे। 6 के गुणनखंड करेंगे, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, तो इसका मतलब 6 बराबर 2 गुणा 3। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 6 की पावर n, तो 6 में 2 तो आ गया एक, लेकिन दूसरा यहाँ पे क्या बताया था, 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n, तो 5 तो है ही नहीं, तो पावर फिर क्या देखेंगे, यहाँ पर तो 2 आ गया, 2 की मिनिमम पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है। भले 5 होता उसकी भी पावर मिनिमम 1 होती, 2 होती, 3 होती, कितनी भी होती, लेकिन 5 होना चाहिए था, तभी अंत में 0 आता, क्योंकि 5 दूना 10, 5 चक्कू 20 या 10 चक्कू 40, कोई भी पावर होती, तो यहाँ पर ये संभव नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि 6 का गुणनखंड, देखिए जब इस तरीके से पूरा लिखेंगे तभी क्लियर होगा। 6 का गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n रूप में नहीं है, अतः यह संख्या 0 पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। इतना जब आप लिख देंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। सामान्यतः 2 नंबर के क्वेश्चन में ये आता है, कभी भी समाप्त नहीं होगी। तो देखिए इस तरीके से 5वां क्वेश्चन हल हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। कहता है ये व्याख्या आपको करनी है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। बाकी ये भी मान रहे हैं कि ये भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन ये भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों हैं। तो देखिए भाज्य संख्या होने के लिए क्या होता है, एक शर्त ये होती है कि कोई भी संख्या भाज्य तभी होती है जब उसके कम से कम 2 से अधिक गुणनखंड हों। क्वेश्चन नंबर ये है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, पहला पार्ट देखिए इसका
दे रखा है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अब हमें यही सिद्ध कर देना है यहाँ पर कि ये जो संख्या है इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। यदि 2 से अधिक गुणनखंड आ जाएंगे तो यानी कि संख्या कैसी है, भाज्य है। यदि 2 से अधिक नहीं आएंगे तो फिर ये संख्या भाज्य नहीं होगी। देख लीजिए यहाँ पर क्या है, देखिए ध्यान ये देना है कि 7 गुणे 11 गुणे 13, देखिए ये एक पद है और ये एक दूसरा पद है। आप कॉमन लेना शायद जानते होंगे, यदि नहीं तो भी समझ लीजिए कि 2 या 3 पदों में जो चीज़ हमें हर जगह मिलती है यानी उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन। तो कॉमन यहाँ पर क्या है, कॉमन मतलब एक जैसी चीज दोनों जगह। 7 11 13, ये 13 है और यहाँ भी 13 है, यानी कॉमन हमें कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। और कॉमन लेते हैं तो उसके बाद जो भी बचा रहता है उसको फिर हम ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। यहाँ पर क्या बचा, 7 गुणे 13 प्लस यहाँ पर बच्चों कुछ बचा है 13 है तो फिर 1 बचा है, 13 एकम 13। तो अब हम इसको हल करेंगे, 13 11 सत्ती 77 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा, 13 और 78 बराबर 13 ब्रैकेट खोलेंगे गुणे 78, और गुणा में तो सबके 1 होता ही है, अभी पीछे हम लोगों ने गुणनखंड किए हैं। तो यहाँ पर 3 गुणनखंड इसके आ गए हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर उपरोक्त, देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। यहाँ पर उपरोक्त संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। इतना आपको तर्क देना पड़ेगा। जब आप इतना तर्क देंगे तब ये कंफर्म हो जाएगी कि हाँ ये भाज्य संख्या है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि व्याख्या कीजिए, और आपको नंबर पूरे तभी मिलेंगे एग्जाम में जब आप उसकी व्याख्या कर देंगे। अब दूसरा देख लीजिए क्या है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5। यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, देखिए गुणा में चाहे जितना लंबा लिखा हो लेकिन वो सब एक ही पद होता है जब तक प्लस या माइनस बीच में नहीं आएगा। तो एक पद ये हो गया बच्चों, एक पद ये हो गया। दोनों में क्या कॉमन है, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, कॉमन ले लेंगे 5। जो बचा है उसको एज इट इज लिख देंगे, 7 6 5 तो कॉमन ही हो गया, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, 5 एकम 5। अब हम इसकी गुणा करेंगे, 7 छंग 42 और 42 ही लिख लेते हैं, गुणा इधर क्या बचा, 4 तिहाई 12 12 दूनी 24 24 एकम 24 प्लस 1। अब 5 है, 42 और 24 की जब हम गुणा करेंगे तो आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, ये आएगा 1008 प्लस 1। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोलने से पहले इसको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 1009। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 गुणे 1009 गुणा 1। अब यहाँ पर कितने, यहाँ पर भी 3 गुणनखंड हो गए। तो जो हमने ये शर्त लिखी थी वही शर्त यहाँ पर नीचे लिख देंगे और पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर उपरोक्त संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। तो बच्चों इस तरीके से एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, उसे भी देख लेते हैं। तो हमारी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो जाएगी और संभवतः आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत ही धीमे और अच्छी तरीके से कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को समझाने की। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में
रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए सोनिया है और रवि है, वो दोनों एक मैदान का चक्कर लगाते हैं। थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखिए मान लीजिए ये एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार मैदान है और इसके चारों ओर जो है ये चक्कर लगाते हैं। कौन? रवि और सोनिया, दो बच्चे हैं। कविता की याद आ गई, राजू राधा दो बच्चे हम। देखिए एक ही समय पर एक ही स्थान से चलना प्रारंभ, मान लीजिए वे यहाँ से दोनों चलना प्रारंभ करते हैं। एक रवि है और दूसरा कौन है? सोनिया। तो सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। सोनिया चूंकि धीरे चलती होगी, लड़कियां थोड़ा सा चलने में 18 मिनट, और रवि 12 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेता है। यानी वो तेज जा रहा है, वो धीमे जा रही, एक ही समय पर, चाहे इधर को मानो या इधर को मानो, वो चक्कर लगाते हैं। तो कभी तो ऐसा होगा जब वे एक साथ आएंगे, लेकिन पहली बार यानी कम से कम कब वो एक साथ मिलेंगे। अब देखिए जब यहाँ पर क्वेश्चन का भाव है कि कम से कम समय में, यानी पहली बार वे कब मिलेंगे एक दूसरे से, तो जब भी कम से कम की बात होगी तो क्या होगा बच्चों? एलसीएम, लासापा। तो यहाँ हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए 12, 2 छंग 12, 2 तियां 6 और 3 एकम 3 और 18, 2 नवा 18, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। अब कुछ स्पीड आपकी भी बढ़ गई होगी। तो बच्चों 12 बराबर 2 की पावर कितनी है? 2 गुणा 3। देखिए 2 बार 2 है, इसलिए 2 की पावर 2 लिखी गई है। यहाँ पर 2 गुणा 3 है, तो 18 बराबर 2 और 3 की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि 3 2 बार है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कॉमन क्या है। दोनों ही कॉमन हैं, ये 2 और ये 3। तो इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम बराबर होता है, हमने बताया था कि जो कॉमन फैक्टर है उसकी जो अधिकतम घात होती है। तो अधिकतम घात कितनी है? 2 है। 2 की पावर 2 है, गुणा 3 की पावर भी 2 है। तो 2 दूना 4 और 3 तिहाई 9 बराबर 36। अर्थात वे 36 मिनट बाद एक साथ मिलेंगे। ये नीचे लिख सकते हैं कि 36 मिनट बाद वे एक साथ होंगे। तो मित्रों 1.1 प्रश्नावली पूरी हम लोगों ने हल कर ली है। 1.2 जल्द मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा वीडियो के माध्यम से, इसी तरीके से बहुत ही सरलतम भाषा में। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, अपने मित्रों को भी बताइएगा जिससे वे भी इसका लाभ उठा सकें। और कमेंट जरूर करिएगा यदि आपको अच्छा लगता है, और यदि नहीं भी अच्छा लगता है, कहीं पर कोई कमी है तो भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद मित्रों।